गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अभी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज सेट्स की। कल से हम क्लास को डबल कर देते हैं। मंडे कल से अपनी 11 को डबल कर देंगे। चैप्टर अब कंप्लीट होने में है तो टाइम जो है वो आपको ग्रुप में मैं डाल दूंगा ना। टाइम आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड टाइम सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में आपको आज मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन ने कल तक किए थे वर्ड प्रॉब्लम्स। उनमें अपन ने देखा अगर 2 सेट्स के क्वेश्चन है, 2 सेट के, तो अपन फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। और अगर 3 सेट्स के क्वेश्चन है तो अपन वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे। और डायग्राम कैसे बनाएंगे, ABCD करके इंफॉर्मेशन को लिखने के बाद। ठीक है, तो अपने ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है, सारे तरह के अपने आगे हैं। अब अपन लिख एक फॉर्मूला जो है, एक रूल जो है वो लिख लो, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ होता है फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मालूम है डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी 2 सेट्स का यूनियन निकालने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। तो इसका इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट ओपन करते हैं जैसे, लेकिन यूनियन का रिवर्स इंटरसेक्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का जैसे अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं उस तरह से ओपन किया, लेकिन ये बीच में जो साइन है वो चेंज हो गया, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, है ना। एंड सिमिलरली एक और सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं उसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन एंड बी कॉम्प्लीमेंट। दीज टू आर कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम इसको दोनों को एक एक करके पहले फर्स्ट देखते हैं, उसको पहले एग्जाम्पल की हेल्प से वेरीफाई करते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं 2 साइड्स का ए और बी का, और फिर चेक करते हैं कि क्या ये जो फर्स्ट रूल है वो सही है कि नहीं, चेक करते हैं। नाउ सपोज एक सेट ए लिखा अपन है, ए सेट में मान लो 1 2 3 4 5 ये नंबर्स लिख दिए। एक सेट बी बना दो कोई भी, सपोज 3 4 5 6 7, ये 2 सेट्स अपन ने बना लिए। अब फर्स्ट पार्ट में पहले अपन ए यूनियन बी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स लिस्ट आउट होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल्सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विदाउट रिपीटेशन। तो सेट ए में सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं वो यहाँ लिस्ट आउट किए गए, और बी सेट में भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यहाँ लिस्ट आउट कर दिया अपन ने। तो बी सेट में है 3 4 5 एंड एक्स्ट्रा 6 एंड 7। ठीक है, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। सेट ए में 5 एलिमेंट्स लिस्ट आउट हो गए और रिमेनिंग एलिमेंट्स बी से अपन ने ले लिए। अब अपन ए यूनियन बी के बाद कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं इसका। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे यूनिवर्सल चाहिएगा। तो मान लेते हैं यहां पर आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको यूनिवर्सल दे रखा है। 10 एलिमेंट्स हैं 1 to 10 सपोज। तो अपन जब यूनिवर्सल लिखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वो एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में प्रेजेंट नहीं है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो 1 2 3 ये 7 एलिमेंट्स ऊपर जो है उनके अलावा रिमेनिंग, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ लिस्ट आउट हुए 8 9 10। ये आपको मिला लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एनी डाउट, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, अब अपन राइट हैंड साइड में पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन देखते हैं। ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गई सपोज, है ना। अब सेकंड पार्ट इसका राइट हैंड साइड शुरू करते हैं, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट निकाला अपन ने,
नाउ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 के अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9 10। और बी कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स जो बी में प्रेजेंट नहीं है। 1 and 2 आएगा, 3 4 5 6 7 छोड़ दो, 1 2 8 9 10 ये हो गए। अब मुझे इन दोनों सेट्स का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इनमें कॉमन एलिमेंट्स देखने, इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। नाउ अब मैंने यहां से लिखा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इन दोनों में आप कॉमन एलिमेंट देखोगे तो क्या मिलेंगे, 8 9 10 ये आपको मिले कॉमन एलिमेंट्स। अब आप इसको करो इक्वेशन 2, चेक कर लो फ्रॉम 1 and 2, ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। नाउ फ्रॉम 1 and 2 A union B complement is equal to A complement intersection B complement। अब बोलो ये आपका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल सेम मेथड है। ये हो गया वेरिफिकेशन बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की यूज करते हुए अपन वेरीफाई कर रहे हैं इस रिजल्ट को, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ये दोनों मिल हुए हैं। बोलो कोई डाउट किसी को इसमें, कुछ पूछ लें। ये क्लियर है आपको, एग्जाम्पल से वेरिफिकेशन कैसे हुआ, प्रूफ हो गया कि सही है अपना, है ना। ओके अब अपन इसी को फर्स्ट पार्ट को, इसी पार्ट को वापस चेक करेंगे यूजिंग द वेन डायग्राम। इसको प्रूफ करना यूजिंग द वेन डायग्राम। ये तो हुआ बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब यूजिंग वेन डायग्राम, अब अपन यहां लिखते हैं फर्स्ट पार्ट वापस क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं यूजिंग द वेन डायग्राम। तो अपन ने पहले ये डायग्राम बनाया ए यूनियन बी, ये एक डायग्राम बनाया है। ये सर्किल ए हो गया, ये सर्किल बी हो गया। यहां आपने यूनिवर्सल लिखा, ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए और बी दोनों सर्किल्स को कंप्लीटली शेड आउट कर दो, शेड कर दिया। तो अपन ने ये जो बनाया डायग्राम, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। अब अपन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाने जा रहे हैं। तो यहां अपन ने बनाया ए, ये बी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि जो आपने इस वाले डायग्राम में शेड किया हुआ है उसको ब्लैंक कर दो, और जो ब्लैंक है उसको शेड कर दो, मतलब अपोजिट। जो यहाँ शेडेड है उसको छोड़ दो, बाकी का पोर्शन शेड करो। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब रिमेनिंग पार्ट। तो अब मैं जब इससे नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा तो जो शेडेड पोर्शन है वो ब्लैंक, और जो अनशेडेड या ब्लैंक पोर्शन है वो शेड हो जाएगा, बाहर का पोर्शन। ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। एनी डाउट यहां तक पहले? ये सब ये क्लियर, ये स्टेप पूरा हो गया है। एलएचएस के दोनों स्टेप पूरे हो गए हैं। आगे राइट साइड पे मूव करें। ओके अब राइट साइड में स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, 3 स्टेप में बनेगा। ये डायग्राम 1, सेट ए, सेट बी आपको बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ए को ब्लैंक छोड़ दो, बाकी पूरा पोर्शन शेड कर दो, रिमेनिंग पार्ट। तो इसका मतलब हो गया ए को आपने ब्लैंक छोड़ दिया, ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। क्या किया आपने, ए सर्किल को ब्लैंक छोड़ते हुए बाकी सबको शेड कर दिया गया। ए कॉम्प्लीमेंट के बाद अब आपका आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, डायग्राम नंबर 2। ये ए और ये बी सर्किल, बी को ब्लैंक छोड़ते हुए, बी के अलावा रिमेनिंग पार्ट बाकी सारा पोर्शन बी को छोड़ते हुए
ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। एंड उसके बाद आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पोर्शन, दोनों में कॉमन पार्ट। डायग्राम नंबर 3, सर्किल ए हो गया, ये सर्किल बी है। ए और बी में इस डायग्राम और इस डायग्राम का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन, वो पोर्शन जो दोनों में शेड है। इसमें भी शेड है, इसमें भी शेड है, वो आपको यहाँ शेड करना है। अब इन दोनों को ध्यान से देख लो, इन दोनों में जो जो पोर्शन शेड है वो आपको शेड करना है। इस डायग्राम में सर्किल ए पूरा कंप्लीट ब्लैंक है, तो इस फाइनल डायग्राम में भी सर्किल ए पूरा ब्लैंक रहेगा। और डायग्राम नंबर 2 में सर्किल बी पूरा ब्लैंक है, अनशेडेड है, तो फाइनल आंसर में इनके कॉमन पोर्शन के लिए भी बी सर्किल को अनशेडेड ब्लैंक रखोगे। दोनों को देखते हुए आपने कॉमन एरिया शेड किया, कॉमन पोर्शन मूव किया, वो पोर्शन शेड किया जो दोनों में शेड है, तो आपको ये मिला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फाइनल डायग्राम। ऊपर इधर लाइन में 2 डायग्राम है जो एलएचएस को डिनोट करते हैं, नीचे वाली लाइन में 3 डायग्राम है एक एक करके जो आरएचएस को डिनोट करते हैं। एलएचएस का फाइनल फिगर ये है, आरएचएस का फाइनल फिगर ये है। अब आप इस फिगर को मैच करके आपका आंसर लिख सकते हो कि क्या ये प्रूफ हुआ, दोनों में बिल्कुल सेम शेडिंग आपको नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ आप इसको इस तरह से शो कर दो, ये एलएचएस कर लो मार्क, यहाँ आरएचएस मार्क कर दो, इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको सेकंड लाइन ले दो, कुछ भी नाउ लिख दो फ्रॉम 1 and 2, ऊपर वाला पोर्शन रिपीट, ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एनी डाउट किसी को? वेरिफिकेशन यूजिंग द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। क्या सेकंड वाला पार्ट भी मैं आपको करके बताऊं या आप अपने आप कर सकते हो? इसका सेकंड पार्ट का वेरिफिकेशन में आप एग्जाम में डायग्राम बना के करूं? एग्जाम्पल तो आप खुद ही कर लेना, बस वेन डायग्राम है, अगर आपको लगता है तो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, नहीं तो फिर अपन आगे मूव करें। सेम मेथड है, बस वो थोड़ा डायग्राम चेंज हो जाएंगे। आप लोग खुद कर सकते हो अपने आप सब लोग, या किसी को लगता है नहीं कोई भी, तो मैं करके बताऊं उसको। सेकंड पार्ट अगर आपको लगता है कोई भी जरा सा भी डाउट है तो अपन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, चलो अपन यहाँ पे इसको भी सेकंड पार्ट को भी यहाँ पे कर लेते हैं एक बार। वेन डायग्राम एग्जाम्पल तो मैं छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल वाला पोर्शन होगा तो आप अपने आप करना आप। ठीक है, वेन डायग्राम का सेकंड पोर्शन भी देख लो। नाउ सेकंड पार्ट यूजिंग द वेन डायग्राम प्रूव करने के लिए सेकंड पार्ट था इसका ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन एंड बी कॉम्प्लीमेंट। वही सेम 2 डायग्राम एलएचएस लिखा अपन ने, एक तो अपन बनाने जा रहे हैं डायग्राम नंबर 1 सर्किल ए सर्किल बी। अब आप ये बनाओ ए इंटरसेक्शन बी बनाओ। ए इंटरसेक्शन बी मतलब वो पोर्शन शेड करोगे जो ए और बी में कॉमन है, कॉमन पार्ट आपको यहां शेड करना है, तो ये आपका कॉमन पोर्शन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी क्लियर? एनी डाउट यहां तक? अब आज का इससे नेक्स्ट डायग्राम कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो प्रीवियसली शेडेड है वो अनशेडेड हो जाएगा और जो प्रीवियस अनशेडेड है वो शेडेड हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम पे जा रहा हूं, डायग्राम नंबर 2 सर्किल ए सर्किल बी। प्रीवियसली जो शेडेड है वो अनशेडेड हो जाएगा, तो यानी कि ये जो ब्लैंक पोर्शन ये ब्लैंक हो जाएगा, बाकी सब शेड। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। डायग्राम नंबर 2 एलएचएस कंप्लीट। अगेन एनी डाउट किसी को? दोनों डायग्राम क्लियर हो गए? ओके अब अपन चल रहे हैं आरएचएस पे।
राइट हैंड साइड पे अपन मूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। ये डायग्राम 1, सर्किल ए, सर्किल बी। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सर्किल ए को ब्लैंक छोड़ते हुए बाकी पूरा पोर्शन शेड कर दो। तो ये अपन ने ए को, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ए को अपन ने ब्लैंक छोड़ते हुए बाकी सारा पोर्शन शेड कर दिया, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट इज बी कॉम्प्लीमेंट। डायग्राम नंबर 2, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में बी को ब्लैंक छोड़ के बाकी सब शेड, ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। एंड डायग्राम नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। सर्किल ए, सर्किल बी एंड यूनिवर्सल। वो पोर्शन शेड करना है जो ए में शेडेड है, वो पोर्शन बी शेड करना है जो बी में शेडेड है, वो पोर्शन बी शेड करना है जो दोनों में शेडेड है। कौन सा कहीं भी किसी भी जगह किसी भी एक डायग्राम में शेड है तो आपको शेड करना है, भले ही दूसरे डायग्राम में शेड नहीं हो, उससे नहीं, यूनियन है इसलिए। देखो इसमें ये पोर्शन ब्लैंक है लेकिन ये यहाँ शेडेड है तो शेड होगा, इसके शेड होने के कारण ये पोर्शन शेड होगा। बाहर का तो शेड है ही, ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है तो ब्लैंक रहेगा, दोनों में ब्लैंक है तो ब्लैंक रहेगा। ये शेड है, अनशेडेड है तो भी शेड होगा। ठीक है, ऐसे समझो, अनशेडेड है बट शेडेड, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, और यहाँ शेडेड अनशेडेड बट शेडेड, और बाहर का तो है ही। तो ब्लैंक केवल एक ही पोर्शन हुआ आपका, वो ब्लैंक हुआ, मिडिल दोनों में जो है। ये बीच का पोर्शन छोड़ दो, बाकी सारा आपका इन दोनों का यूनियन है, ए डैश यूनियन बी डैश। अब आप इस डायग्राम को देख के, जैसे पहले मैंने लिखा था फ्रॉम 1 and 2 करके लिख लो, और ये आपका पार्ट 2 का प्रूफ वेन डायग्राम की हेल्प से। एनीवन, कोई डाउट किसी को? क्लियर? आगे चले, एग्जाम्पल से वेरिफिकेशन हो गया, और ये आपका वेन डायग्राम से कैसे शो करते हैं वो वेरिफिकेशन हो गया, है ना। अब अपन इसको थ्योरेटिकल प्रूफ करने जा रहे हैं, जिसमें हम कोई एग्जाम्पल नहीं लेंगे, कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे, थ्योरेटिकल प्रूफ करने जा रहे हैं। देखते हैं। अगर मेरे को ये प्रूफ करना है सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, अगर मुझे प्रूफ करना है कि ए सेट और बी सेट दोनों इक्वल है, थ्योरेटिकल, एग्जाम्पल नहीं, एलिमेंट्स को देखना नहीं है, थ्योरेटिकल, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अगर याद होगा तो अपन ने सबसेट्स में लिखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स में लिखी थी लाइन। एनीवन, अगर आपको ये प्रूव करना है कि ए और बी दोनों सेट्स इक्वल हैं थ्योरेटिकल, तो वो कैसे करोगे आप? क्या डेफिनेशन है इक्वल सेट्स की? एनीवन, किसी को याद है? कोई बताएगा? कोई? Two sets A and B are said to be equal sets if all the elements of set A belongs to set B and all the elements of set B belongs to set A. A के सारे एलिमेंट्स अगर B में प्रेजेंट हैं एंड B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट हैं, then we say that A is equal to B. यही है ना डेफिनेशन। ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है एंड साइमल्टेनियसली बी के एलिमेंट सारे एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट होने चाहिए, तो ही हम ये कह सकते हैं कि ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हैं। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, याद है? यही है। अब मैंने बोला कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, तो इस सेंटेंस को मैथमेटिकली मैं एक छोटे से सिंबल से या मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करूं? एनीवन? ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, इस बात को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करूं? जैसे अपन ओके, ई नो, ई से क्या मतलब हुआ?
एनीवन? आपने सब पढ़ा, आपने पढ़ा है A इज अ सबसेट ऑफ B, याद है? सबसेट, A B का सबसेट है। ये सिंबल लगा दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ A is a subset of B, and in other words all the elements of set A belongs to set B. A is a subset of B की डेफिनेशन। तो मैंने आपको बोला A और B दोनों इक्वल सेट्स हैं अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं एंड B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, ये डेफिनेशन। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने बोला A के सारे एलिमेंट्स B में बिलोंग करते हैं, इसको मैथमेटिकली ऐसे डिनोट कर दिया। अब B के सारे एलिमेंट्स A को बिलोंग करते हैं, इसको मैथमेटिकली आप क्या लिखोगे? B इज अ सबसेट ऑफ A। अब वापिस सुनो, A and B are equal sets if all the elements of set A belongs to set B and all the elements of set B belongs to set A। इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी, हो गया काम ये ना, दोनों सेंटेंसेस आ गए and that implies double A is equal to B, हो गई डेफिनेशन पूरी। जो आपको लैंग्वेज में बोला वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है? क्लियर? तो अगर दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा A इज अ सबसेट ऑफ B एंड दूसरा पार्ट भी करना पड़ेगा B इज अ सबसेट ऑफ A। हो सकता है A के सारे एलिमेंट B में हो, लेकिन हो सकता है B के सारे एलिमेंट A में नहीं हो, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, तो इक्वल नहीं होंगे ना, इसलिए दोनों। तो आपको दो सेट्स को इक्वल करने प्रूफ करने के लिए थ्योरेटिकल ये आपको स्टेप अप्लाई करना पड़ता है। अब पहले तो आप ये बात में से कोई डाउट है तो पूछो, ये आपको मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स में शायद लिखाया था, नहीं होगा तो आप ये नोट कर लेना अभी। क्लियर? ये बात समझ में आई? क्योंकि अब अपन थ्योरेटिकल प्रूफ करने जा रहे हैं तो अपने को मालूम होना चाहिए प्रूफ करेंगे कैसे, दो सेट्स को इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, LHS RHS इक्वल कैसे लाएंगे, उसके लिए स्टेप क्या होगा, आगे चले। ये बात क्लियर? अगर आपको कभी भी LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है थ्योरेटिकल सेट्स के अंदर, तो आपको LHS को का LHS इज द सबसेट ऑफ RHS, RHS इज द सबसेट ऑफ LHS, इस तरह लाना है। जैसे ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, ऐसे। चलो, तो अब कोई डाउट नहीं, शुरू करते हैं अपन इसका, है ना? क्या करना है वो डिसाइड हुआ। नाउ फर्स्ट पार्ट थ्योरेटिकल है, देखें क्या है। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये आपको प्रूफ करना है। अब आप इसको ऐसे समझो, ये पूरा कंप्लीट एक तरह से A है, ये पूरा कंप्लीट इक्वल टू के बाद एक तरह से B है। अभी आपने देखा A इक्वल टू B लाने के लिए A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ A, दैट मीन्स ये पार्ट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ दैट पार्ट एंड दैट पार्ट इज अ सबसेट ऑफ दिस पार्ट, ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। LHS is a subset of RHS, RHS is a subset of LHS, ठीक है? ये तो वह डिसाइड किया अपने को प्रूफ करना क्या है। अब आप थ्योरेटिकल ऐसे लोगे, देखो, लेट X बिलोंग्स टू, LHS में जो भी लिखा है, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। X क्या डिनोट करता है? एक एलिमेंट, क्योंकि हमने 1, 3, 5 ऐसे नहीं लिखा, X लिखा है। X इज अ जनरल एक्सप्रेशन, X मतलब सारे एलिमेंट जितने भी है सबकी बात हो रही है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, जितने भी एलिमेंट्स A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में उन सबकी बात हो रही है, ठीक है? नाउ दैट इंप्लाइज, अब आप ध्यान से देखो, अगर X बिलोंग करता है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका क्या मतलब हुआ थ्योरेटिकल आगे, और क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में प्रेजेंट है तो दैट मीन्स वो घर पे प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैंने बोला X बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हुआ X डज नॉट बिलोंग टू, बोलो, X डज नॉट बिलोंग टू A, और एक एक स्टेप, और A union B, यस,
एक्स अगर बिलोंग करता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ही है अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, अगर अपन बोले एक्स बिलोंग्स टू ए, तो हम बोलेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। उल्टा अगर मैं बोलूं एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम बोलेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। यही है ना रूल। अगर ए को करता है तो ए कॉम्प्लीमेंट को नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है, अलग अलग है। एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं हो सकता, दूसरी जगह तो पहली जगह नहीं होगा। स्कूल में है तो घर पे नहीं हो सकता, घर पे है तो स्कूल में नहीं हो सकता, या क्लासरूम में है, कोचिंग में है, इसका मतलब घर पे नहीं है। घर पे है तो मतलब आज कोचिंग पे एब्सेंट है, यही मतलब हुआ। तो एक ए में है तो ए डैश में नहीं हो सकता, ए डैश में है तो ए में नहीं हो सकता, एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो मैंने अगर बोला x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब x ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता है। अब बोलो पहले यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर करते जाओ। स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल है, इसलिए अपन साथ साथ एक एक लाइन आप देखते जाओ, जहां डाउट हो आप तुरंत पूछ लो, जो उससे क्लियर करें। तो मतलब ये आपको क्लियर है कि मैंने क्या क्यों लिखा है ना, तो ये वाली लाइन आपको क्लियर हो गई। चलो आगे फिर, दैट इम्प्लाइज। अब बताओ कि अगर x ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब x कौन कौन से सेट्स को बिलोंग नहीं करेगा, ए को या बी को या दोनों को। x ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है, ये आपने मालूम है। यानी आपने अगर डायग्राम बनाया, सपोज यहां ये ए है, ये बी है, ऐसे, तो अगर मैंने बोला x ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता है, तो वो मैं x को कहां लिखूं? क्या मैं x को यहां लिख सकता हूं? नहीं। अगर यहां लिख सकता हूं x को, इधर? नो नो सर। अगर इधर x को लिख दिया तो वो a यूनियन b का पार्ट हो गया। मैंने बोला आप x को ऐसी जगह लिखो जो a यूनियन b में नहीं है, a यूनियन b के अलावा x को आप कहीं भी लिख दो। तो इस जैसे ये लाइन है चेयर की, ये a है, ये लाइन है चेयर की b है, और ये जो बीच का पैसेज है दोनों का कॉमन है। मैंने बोला कि कोई स्टूडेंट जो है वो a यूनियन b को बिलोंग नहीं करता है, मतलब वो इस लाइन में नहीं है, मतलब वो इस लाइन में भी नहीं है, मतलब वो बीच में भी नहीं है, क्योंकि ए में होता तो मतलब वो इधर रूम में आ जाएगा। तो अगर मैंने बोला एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता है, तो मतलब एक्स यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, और मिडिल में भी नहीं आएगा, बीच में भी नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है अपना टाइम थोड़ा कम है, अपन कोशिश करते हैं कि ये पूरा हो जाए, नहीं तो फिर अपन कल कंटिन्यू कर लेंगे ना। तो 1 मिनट फटाफट अपन इसको देखें। तो x जो है वो कहाँ लिखा जाएगा? बाहर, दोनों सर्किल के बाहर। a में भी नहीं होगा, b में भी नहीं होगा। तो मेरे पास अभी इसका जवाब आया था एक दिन, तो शायद नम्रता का, कि x a और b दोनों को बिलोंग नहीं करेगा, ये करेक्ट आंसर है। हमने देखा x यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, इसका मतलब हुआ x does not belong to a and x does not belong to b। इसका मतलब x a और b दोनों में नहीं है, क्योंकि किसी एक में हो जाएगा तो यूनियन में लिखना पड़ेगा, कंपलसरी है कि दोनों में नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है, उसने 2 सब्जेक्ट के टेस्ट दिए, सपोज मैथ्स एंड साइंस, ठीक है, और अगर आपका कंडीशन है कि भाई अगर किसी एक में वो पास हो गया तो उसको पास माना जाएगा। ठीक है, अब मान लो अपन ने बोला कि वो स्टूडेंट फेल है, उसका रिजल्ट है फेल, तो मतलब वो स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में कंपलसरी फेल है, क्योंकि एक में पास हो जाता है तो उसको अपन पास मान लेते, ये रूल है ना। लेकिन अपन ने बोला कि वो तो फेल है, तो मैंने कहा भाई एक स्टूडेंट है वो फेल हुआ है। अब आपसे पूछा कि ये बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है? मैथ्स में फेल, साइंस में पास, या साइंस में पास तो मैथ्स में फेल, कौन कौन से? तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? भाई आपने बोल दिया कि एक में भी पास होगा तो पास मान लेंगे, लेकिन लास्ट में आपने क्या कंक्लूजन है? उसका रिजल्ट फेल है, तो आप कंक्लूजन तो यही निकालोगे 100% वो दोनों में फेल हुआ, तभी तो उसको फेल मानोगे। अगर वो एक में पास हो जाता तो पास ही मान लेते ना।
तो इसीलिए ए यूनियन बी में नहीं है तो ए और बी दोनों में नहीं होगा। डायग्राम से समझो चाहे कैसे भी समझो। आगे चले, एनी डाउट? फटाफट, कोई डाउट किसी को इस बात में? क्लियर? नहीं? चलो, अब आपको पास ये मालूम है कि x कहाँ होगा। डायग्राम की बात करो तो यहाँ कहीं बाहर होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, कहीं भी ऐसी जगह। अब आप ये बताओ, दैट implies x does not belong to a, x a को बिलोंग नहीं करता है, इस सर्किल में नहीं है, इसका मतलब x belongs to a कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब हुआ उल्टा, x a कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। जो चीज a में नहीं है वो a कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगी, और जो चीज a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है वो a को, अभी मैंने आपको बताया दोनों वाइस वर्सा है। x belongs to a, that implies x does not belong to a complement. x does not belong to a, that means x belongs to a complement. इधर से कैसे भी चेक करो। तो बताओ, अगर मैंने लिखा x a को बिलोंग नहीं करता है मतलब a डैश को बिलोंग करता है, और इधर मैंने बोला x बिलोंग्स टू b डैश। ये लाइन क्लियर है? क्लियर है सबको? कोई डाउट? एनी डाउट? ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, देख लो बाहर है, ए कॉम्प्लीमेंट में है। अगर बी में नहीं है मतलब बाहर लिखा है बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ये स्टेप। तो क्या मिला हमें? x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। कहाँ लिखेंगे? ये स्टेप। लेकिन क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी आपको बनाना है, आप सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये स्टेप हो गया। आगे चले, और यहाँ पर आएगा एंड, क्योंकि वो तो बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल बाहर है मतलब बाहर लिखा हुआ है। अब आगे चले, नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश, दैट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। x कहाँ बिलोंग करता है? a डैश में और b डैश दोनों में, मतलब कॉमन एलिमेंट हो गया। अगर कोई एलिमेंट दोनों जगह है तो कॉमन पार्ट हो गया। x बिलोंग्स टू, कोई स्टूडेंट इस पैसेज के इधर खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हो, मतलब वो पैसेज इधर इस वाली लाइन का भी पार्ट है, इस वाली लाइन का भी कॉमन पोर्शन है, तो मतलब अपन कहेंगे कि वो कॉमन हो गया, कॉमन पोर्शन में खड़ा हुआ है। तो इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि ये पैसेज इसकी इसमें भी काउंट हो रहा है, और ये पैसेज, ये वाला पैसेज इधर भी काउंट हो रहा है। तो अगर मैंने बोला x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश, मतलब x इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन द सेट्स a डैश एंड b डैश, एंड कॉमन एलिमेंट्स को अपन इंटरसेक्शन लगा के डिनोट करते हैं। क्लियर? या कोई डाउट? एनी डाउट? क्लियर? क्योंकि अब टाइम होने वाला है, लेकिन ये अपना आधा क्वेश्चन, हाफ पार्ट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसको पूरा देख लो, क्योंकि मैं इधर से शुरू करके यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। अब देखो यहाँ तक, यहाँ से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से मैंने शुरू किया, थ्योरेटिकल स्टेप बाय स्टेप। एक्स मतलब ऑल दी एलिमेंट्स की बात हो रही है, मैंने यहाँ ये बता दिया है, ऑल दी एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट are also belongs to the set A dash intersection B dash. यानी all the elements belongs to this set are also the elements of that set. और यही डेफिनेशन सबसेट के लिए होती है, सबसेट का यही रूल है। अब मैं बस ये लिखने जा रहा हूँ कि LHS is the subset of RHS। लेकिन आपको कोई डाउट है कोई स्टेप में तो आप बोल देना, थ्योरेटिकल है, आपको कहीं कोई नंबर नहीं लिखना है इस तरह से, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, यहां से शुरू करके यहां तक जाना है। अब आप कह सकते हो दैट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या ये पोर्शन इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, स्टेप 1। दिस इज अ सबसेट ऑफ दैट, यहां से शुरू करके यहां पहुंच गए हो हम, तो LHS इज द सबसेट ऑफ RHS। अगेन एनी डाउट? नहीं? क्लियर? ओके। अब आपका सेकंड जो पार्ट है वो है RHS टू LHS जाएंगे अपन। अब अपन यहां से शुरू करेंगे, x ले चुके तो y बिलोंग्स टू, यहां से शुरू करेंगे और इधर मूव करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं, हालांकि अभी अपने पास केवल 3 मिनट्स हैं, है ना, लेकिन मैं अपन स्टार्ट करते हैं जितना होगा, नहीं तो अपन फिर मंडे वाली क्लास में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ना। तो अपन करने जा रहे हैं y बिलोंग्स टू, यहां से शुरू करके इधर वाले स्टेप तक। ठीक है, स्टार्ट करें।
Now part number 2, let y belongs to a dash intersection b dash, यानी y एक ऐसा एलिमेंट है जो a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट दोनों का कॉमन पार्ट है। मतलब अगर मैं रफ में डायग्राम बनाऊं, ये a, ये b, और मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 ऐसे नंबरिंग करूं, तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि ये y कौन से पोर्शन में आएगा? 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, या 1 और 2 में दोनों में होगा, या 1, 2, 3 में होगा? वो आप में से कौन बताएगा कि इस लाइन का क्या मीनिंग है? y कहाँ लिखूं मैं? नंबरिंग के अकॉर्डिंग नंबर बता सकता है कोई? 4 से 4 कौन से में? 4 y कौन से पार्ट को बिलोंग करेगा इस डेफिनेशन से? 4 आंसर 4, 4, 4, 4। ओके, आंसर इज 4, 4 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा है y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, यानी y एक ऐसा एलिमेंट है जो a को बिलोंग नहीं करेगा, तो मतलब आप 1 और 2 में नहीं लिखोगे। एंड y एक ऐसा एलिमेंट है जो b को बिलोंग भी नहीं करेगा, इसका मतलब आप 3 और 1 में नहीं लिखोगे। तो नेचुरली बचा क्या? 1, 2 में नहीं लिख सकते, 1, 3 में, तो 4 बच गया। तो अपन अभी यहाँ y लिख लेते हैं। चलो, ये y है, ये 4th है। तो इस लाइन का आपको मालूम है कहाँ लिखा है मेरा y? बाहर। अब आप इसको डायग्राम को देख के नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखो, दैट इम्प्लाइज, इसको अभी वापस बना देते हैं। दैट इम्प्लाइज सोचना है ना कि अब मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे, और ये डायग्राम यहाँ है सपोज, ये y यहाँ लिखा हुआ है इस जगह पर। अब अगर y लिखा है बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब y बाहर है, मतलब आपने y को इस क्लासरूम से बाहर निकाल दिया है। ये सेट a है, ये सेट b है, मिडिल पोर्शन a इंटरसेक्शन b है, ये 1 वाला पोर्शन है, ये वाली लाइन है, ठीक है। आपने y को इस रूम से बाहर निकाल दिया इस क्लास से, तो मतलब वो इस चेयर पे नहीं बैठ सकता, वो इस चेयर पे नहीं बैठ सकता, वो बीच में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि रूम में ही नहीं है, तो बैठेगा कैसे क्लासरूम में? आपने रूम से बाहर निकाल रखा है। ये रूम जो है वो यूनिवर्सल है, आप ये समझ। तो क्या लिखा आपने? y बिलोंग्स टू दिस, तो बाहर लिखा हुआ है y। इसका मतलब हम कह सकते हैं y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जहां y है वो a कॉम्प्लीमेंट को भी डिनोट करता है। a के बाहर है, a के बाहर है, मतलब इन चेयर से बाहर निकला, मतलब इन पे नहीं बैठा हुआ है। एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, और y